हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये बायोकेमिस्ट्री का 15th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में और आज क्रेब्स साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे एज ए बायोकेमिस्ट्री पर्सपेक्टिव, क्योंकि क्रेब्स साइकिल तो भाई सबने ही पढ़ी है, लेकिन उसमें बायोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल भी कहा जाता है और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्रेब्स साइकिल को। और जो क्रेब्स साइकिल की जो रिएक्शंस होती है ना, उनको एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं। अब एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जो मेटाबॉलिक पाथवेज के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर सकती है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एनाप्लोरेटिक पाथवे, एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस। तो क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन भी इंटरमीडिएट्स को बनाती है बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज के, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एनाप्लोरेटिक रिएक्शन। अब इसमें क्या क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होता है और एज ए ऑर्गेनिक फ्यूल काम करते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक फ्यूल क्या क्या होते हैं हमारे? ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैट्स हो गए। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन भी होता है। इट एंटर्स टीसीए साइकिल एंड एंजाइमेटिकली ऑक्सीडाइज। तो ये टीसीए साइकिल के अंदर एंटर करता है, एंजाइमेटिकली इसका ऑक्सीडेशन होता है एंड एनर्जी इज कंजर्व इन इलेक्ट्रॉन कैरियर। और जो एनर्जी है वो एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर कंजर्व होती है इन NADH एंड FADH फॉर्म। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी देखने को मिलेगा। द एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH FADH2 रिड्यूस ऑक्सीजन टू वाटर। ठीक है, तो जो NADH एंड FADH2 जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर, वो ऑक्सीजन से वाटर में रिड्यूस हो सकते हैं, नहीं होते ही है। उसके बाद ये रही हमारी क्रेब्स साइकिल जो कि आपने पढ़ी होगी, देखी होगी। तो देखो, ग्लूकोज और फैटी एसिड, इन दोनों से जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन का होता है। फिर सिट्रेट से बनता है आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम एकोटिनेज। उसके बाद यहाँ पे देन आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में बाय एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH के अंदर। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। यहाँ पे कोएंजाइम ए लगता है और इस प्रोसेस में CO2 बाहर निकलता है और इसमें भी NAD प्लस NADH में कन्वर्ट होता है। और जो एंजाइम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट काम करता है वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये जो दोनों रिएक्शंस होती है जिसमें आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है और अल्फा कीटो ग्लूटारेट फर्दर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, ये दोनों होती है रेट कंट्रोलिंग स्टेप, रेट कंट्रोलिंग एंजाइम्स होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर और यहाँ पे कोएंजाइम ए निकल जाता है और एंजाइम जो काम करता है वो होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज और यहाँ पे होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलिसिस में होता है इन साइटोप्लाज्म और क्रेब्स साइकिल में भी देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर। देन सक्सिनेट फर्दर कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में बाय एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम्स के नाम इंपॉर्टेंट है और इस प्रोसेस में FAD कन्वर्ट होता है FADH2 के अंदर। देन फ्यूमेरेट फर्दर कन्वर्ट होगा मैलेट में बाय द एंजाइम फ्यूमेरेज और यहाँ पे लगता है वाटर। ठीक है, उसके बाद मैलेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोसक्सिनेट में और यहाँ पे NAD प्लस का कन्वर्जन होगा NADH के अंदर। और यहाँ पे जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है वो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेस और ऑक्सैलोसक्सिनेट फर्दर कन्वर्ट होता है सिट्रेट में और सिट्रेट होता है 6 कार्बन का कंपाउंड और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो होता है सिट्रेट सिंथेज। और ये वाली जो स्टेप होती है वो होती है स्लोएस्ट स्टेप और रेट लिमिटिंग स्टेप होती है। तो ये तो हो गई क्रेब्स साइकिल, जिसमें सबसे पहले सिट्रेट, देन आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, देन सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट एंड देन अगेन सिट्रेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम पूरी रिएक्शन की बात करें कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और क्या क्या चीज़ें कंज्यूम होती है, तो ये रही पूरी की पूरी रिएक्शन, जिसमें लगेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, 3 NAD प्लस, FAD, GDP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड 2 वाटर। ये तो हो गया हमारे रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट निकलेगा
क्रेब्स साइकिल से वो होता है 2 CO2 मॉलिक्यूल, 3 NADH, एक FADH2, GTP, 3H+ एंड कोएंजाइम A। ठीक है, तो ये तो होगी पूरी की पूरी रिएक्शन। और क्रेब्स साइकिल की लोकेशन क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन यूकैरियोट एंड साइटोप्लाज्म इन बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट भी कह सकते हैं। और इस पूरी क्रेब्स साइकिल में भी 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स होती है। देन अगर मैं बात करूँ कि पाइरूवेट जो है वो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें एक पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स काम करता है जिसके अंदर 3 एंजाइम्स मेनली काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो पाइरूवेट NAD+ प्लस कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर NADH एंड CO2। तो इस रिएक्शन में पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स काम करता है जिसके अंदर 3 एंजाइम आते हैं। अब वो 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? E1, E2 और E3। मैंने इसको नाम दे दिया है E1, E2, E3। तो जो E1 एंजाइम है वो है हमारा पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस। जो E2 एंजाइम है वो है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। और जो E3 एंजाइम है यानी कि थर्ड एंजाइम वो है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस। तो ये 3 एंजाइम है। तो इनके कुछ कोफैक्टर्स भी हैं। तो जो फर्स्ट एंजाइम है ना पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस, इसका कोफैक्टर है TPP और इसका प्रोडक्ट होता है CO2। जो सेकेंड एंजाइम है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, इसका कोफैक्टर होता है लिपोइक एसिड एंड कोएंजाइम A और इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा एसिटाइल कोएंजाइम A। देन थर्ड वन इज द डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस, इसका जो कोफैक्टर होता है वो होता है FAD एंड NAD+ और इसका प्रोडक्ट होता है NADH। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्ट बनता है NADH एंड CO2, उसमें एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है जिसको हम पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसके अंदर 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इनके नाम और इनके कोफैक्टर्स याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ द विटामिन सर्व एज कोएंजाइम, कि ऐसे कौन कौन से विटामिन्स हैं और उनके कोएंजाइम फॉर्म्स क्या क्या है एंड वो किस रिएक्शन और प्रोसेस में प्रमोटेड होते हैं, तो ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ द थायमिन। थायमिन को हम B1 विटामिन भी कहते हैं। B1 विटामिन का दूसरा नाम होता है थायमिन या फिर थायमिन का नाम होता है B1 विटामिन। तो थायमिन B1 जिसका कोएंजाइम फॉर्म होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट और जो रिएक्शन और प्रोसेस प्रमोटेड होती है वो होती है डीकार्बोक्सिलेशन एंड CHO ग्रुप ट्रांसफ़र यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफ़र। देन सेकेंड इज़ द राइबोफ्लाविन यानी कि विटामिन B2, इसका कोएंजाइम फॉर्म होता है FAD एंड FMN एंड रिएक्शन इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन। देन पायरिडॉक्सिन B6 विटामिन जिसका कोएंजाइम फॉर्म होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट और रिएक्शन प्रोसेस प्रमोटेड इज़ द अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र। देन नियासिन विटामिन जिसका कोएंजाइम फॉर्म होता है NAD+ एंड NADP एंड रेडॉक्स रिएक्शन। देन विटामिन B5 कोएंजाइम A एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र। बायोटिन विटामिन जिसका कोएंजाइम फॉर्म होता है बायोसाइटिन एंड द रिएक्शन एंड प्रोसेस प्रमोटेड इज़ द कार्बोक्सिलेशन। देन नेक्स्ट वन इज़ द फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का जो कोएंजाइम फॉर्म होता है वो होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एंड 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफ़र इज़ द रिएक्शन प्रमोटेड। देन विटामिन B12 जिसका दूसरा नाम साइनोकोबालामाइन भी होता है, जिसका कोएंजाइम फॉर्म होता है डीऑक्सी एडिनोसाइलोकोबालामाइन, जिसका रिएक्शन और प्रोसेस प्रमोट होती है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया विटामिन सर्व एज कोएंजाइम्स। उसके बाद अगर हम एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। अब नाम कितना छोटा है इसका एसिटाइल कोएंजाइम ए, लेकिन अगर आप गूगल से अगर इसके स्ट्रक्चर को डाउनलोड करोगे और देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहली बात ये तो हो गया इतना कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर, और एसिटाइल का एक अलग स्ट्रक्चर होता है पूरा। अगर आप देखोगे तो पूरे एसिटाइल कोएंजाइम ए के स्ट्रक्चर में आता है हमारा बीटा मरकैप्टो इथेनैलामाइन। ठीक है, ये आएगा। फिर आता है B5 विटामिन एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम ADP। ये चीज़ें आती है एसिटाइल कोएंजाइम ए के स्ट्रक्चर के अंदर। एंड B5 विटामिन का दूसरा नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो अगर वो कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में पेंटाथोनिक एसिड का जिक्र हुआ है या फिर बीटा मरकैप्टो इथेनैलामाइन का जिक्र हुआ है तो हमें क्लिक होना चाहिए कि ये तो एसिटाइल कोएंजाइम के ही स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसीलिए ये बताना ज़रूरी था। देन रेगुलेशन बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़,
तो सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, NAD+, FAD+ प्रोडक्ट का इनिबिशन, एलोस्टेरिक इनिबिशन, एक्टिवेशन बाय अदर इंटरमीडिएट, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। उसके बाद जो हमारी TCA साइकिल होती है और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है वो अकर होती है पेरोक्सिसोम के अंदर और ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एंड जो आइसोसिट्रेट से जो ग्लाइऑक्सिलेट बनता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, वहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम होता है लाइज। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी एक्स्ट्रा जो आपको याद रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ द TCA साइकिल, जिसके अंदर हम फर्स्ट देखेंगे NADH बाय NAD+ रेशो। तो अगर यही रेशो अगर कहीं पे दिया है तो ये मेनली रेस्पिरेटरी कंट्रोल से रिलेटेड होता है। अगर ये रेशो ज़्यादा है मतलब TCA साइकिल इनिबिट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। देन ATP एंड ADP, ATP बाय ADP और AMP रेशो, ATP बाय AMP रेशो जो होता है ये मेनली एनर्जेटिक कंट्रोल से रिलेटेड होता है। अगर ये रेशो भी ज़्यादा है तो भी TCA साइकिल इनिबिट होती है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर TCA साइकिल, TCA साइकिल के लिए सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी का होना, ये होता है सबस्ट्रेट कंट्रोल के अंडर आती है ये चीज़ें। एंड वेलोसिटी ऑफ द TCA साइकिल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है, कितने अमाउंट में है, उसके ऊपर डिपेंड करती है TCA साइकिल की वेलोसिटी कि कितने जल्दी TCA साइकिल रन होगी। ठीक है, ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ TCA साइकिल, जिसमें हमने देखा रेस्पिरेटरी कंट्रोल, एनर्जेटिक कंट्रोल एंड सबस्ट्रेट कंट्रोल। अब हम बात करेंगे दो शटल के बारे में। फर्स्ट वन इज़ द मैलेट एस्पार्टेट शटल एंड सेकेंड इज़ द ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल। सो सबसे पहले मैलेट एस्पार्टेट शटल क्या होता है। सो मैलेट एस्पार्टेट शटल इज़ फॉर ATP प्रोडक्शन। इसके अंदर मेनली 6 ATP का प्रोडक्शन होता है एक्स्ट्रा। यूज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इसको यूज़ करता है। दैट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू मूव अक्रॉस इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है कि वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव हो, लेकिन किसके और किसके बीच में, बिटवीन साइटोसोल एंड मैट्रिक्स के बीच में। यील्ड अराउंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP पर ऑफ साइटोसोलिक NADH। एक NADH के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का ये प्रोडक्शन करवाता है। मैंने बोला ना कि एक NADH इक्विवेलेंट होता है 3 या फिर 2.5 ATP के बराबर। तो 2.5 ना कंसीडर करके हम एक NADH यानी कि 3 ATP को ही कंसिडर करते हैं। और जो मैलेट एस्पार्टेट शटल होता है वो मेनली हमें मिलता है लीवर, हार्ट एंड किडनी के अंदर, और ये अंडर एरोबिक कंडीशन पे काम करता है कि मतलब इसको काम करने के लिए ऑक्सीजन लगेगी। ये तो हो गया मैलेट एस्पार्टेट शटल के बारे में। नेक्स्ट वन इज़ द ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल। ये भी ATP प्रोडक्शन करवाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और ये 1.5 ATP और NADH को प्रोड्यूस करता है, या फिर FADH होगा आई थिंक, यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, आप लोग भी एक बार चेक कर लेना। यील्ड इज़ लोअर बिकॉज FAD इज़ एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसकी यील्ड लो होती है क्योंकि यहाँ पे जो FAD होता है ना वो एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे FAD लिखा है और यहाँ पे NADH, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आई थिंक यहाँ पे FADH होगा, चेक करना पड़ेगा एक बार, मैं कमेंट्स में बता दूंगी आपको चेक करके, सो डोंट वरी। देन फाउंड इन एनिमल, फंजाई एंड प्लांट। जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल होता है वो मेनली हमें एनिमल, फंजाई या फिर प्लांट्स में देखने को मिलता है, उनकी मसल्स और ब्रेन में। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि बहुत बार आपने देखा होगा कि 36 एंड 38 ATP के बीच में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कब 36 ATP बनते हैं और कब 38 ATP बनते हैं। तो ये रहा उसका कैलकुलेशन। देखो, सबसे पहले ग्लूकोज से बना भाई 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने ग्लाइकोलिसिस के अंदर, जिसमें 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ और 2 NADH निकले। और ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, ग्लाइकोलिसिस की साइटोसोल के अंदर हुई। फिर जो 2 पायरुवेट थे, जब वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तब 2 NADH निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 एसिटाइल कोएंजाइम A जाता है TCA साइकिल के अंदर, और TCA साइकिल के अंदर क्या होता है, 6 NADH मिलते हैं हमें, 2 FADH2 मिलते हैं और 2 ATP मिलते हैं। और फिर ये जाएगा आगे ETC के अंदर, और फिर हमें मिलता है फाइनली कि कितने ATP हमें मिल रहे हैं। तो आप इसको काउंट करिए कि एक FADH को आप लोगे, एक FADH को आप कंसीडर करोगे एज 2 ATPs एंड एक NADH यानी कि 3 ATPs। तो अगर हम इसे काउंट करेंगे एज अ
ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल तो हमें मिलते हैं 36 ATP, और अगर हम मैलेट एस्पार्टेट शटल की बात करें तो हमें मिलते हैं 38 ATP। और ये जो प्रोसेस होती है पूरी की पूरी ये होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये तो हो गया 36 एंड 38 ATP का काउंट। उसके बाद तो ना अगर हम इसका काउंट करेंगे तो देखो 2 ATP 2 प्लस 1 NADH यानी कि 3 ATP, 2 NADH यानी कि 6 ATP, तो 2 प्लस 6 हो गए हमारे 8 और ये 2 NADH, 1 NADH यानी कि 3 ATP, 2 NADH यानी कि 6 ATP, तो 2 प्लस 6 तो ये कितने हो गए 6 एंड 6 12 और ये 2 14। ठीक है, उसके बाद प्लस आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे है 2 ATP है, फिर से ये वाले 2 ATP, देन 2 FADH, 1 FADH यानी कि 2 ATP, तो 2 FADH यानी कि 4, तो ये तो हो गए 4 एंड प्लस 6 NADH यानी कि 1 NADH यानी कि 3 यानी कि 6 NADH यानी कि 18 ATP। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो कितने होंगे 6 एंड 6 12 13 14 15 16 16 और 4 20 एंड 20 और 18 हो गए 38। तो ये मिलता है हमें 38 ATP टोटल। तो ये तो होगी पूरी लाइक कि किस फेज़ में हमें कितने ATP मिलते हैं, तो ये तो हो गया ATP का कैलकुलेशन। उसके बाद हम देखेंगे TCA एंड यूरिया साइकिल। तो ये देखेंगे कि TCA एंड यूरिया साइकिल कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो देखो सबसे पहले जो अर्जिनोसक्सिनेट होता है, अर्जिनोसक्सिनेट से बनता है अर्जिनिन, अर्जिनिन से फिर बनेगा ऑर्निथिन और इस प्रोसेस में निकलता है यूरिया, ऑर्निथिन से बनेगा सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से फर्दर बनता है हमारा अर्जिनोसक्सिनेट। और इसके लिए और जब ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बनता है तब एंजाइम लगता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसेस होती है वो होती है साइटोसोल के अंदर, तो इसमें यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। और जो हमारा अर्जिनोसक्सिनेट होता है वो फ्यूमेरेट को भी प्रोड्यूस करता है, फ्यूमेरेट फर्दर मैलेट में कन्वर्ट होता है एंड देन मैलेट जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जाएगा और इस प्रोसेस में एस्पार्टेट निकलता है एंड एस्पार्टेट फिर जाता है अर्जिनोसक्सिनेट, अर्जिनोसक्सिनेट में वो कन्वर्ट होता है और ये वाली प्रोसेस होती है मैट्रिक्स के अंदर। तो ये तो हो गया कि एस्पार्टेट अर्जिनोसक्सिनेट शंट ऑफ द TCA साइकिल कि दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा क्रेब्स साइकिल के बारे में, हमने साइकिल के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा, देन कुछ विटामिन्स देखे जो एज अ कोएंजाइम काम करते हैं, सर्व करते हैं, फिर हमने एसिटाइल कोएंजाइम एक का स्ट्रक्चर इसमें इंपॉर्टेंट है, देन मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ TCA साइकिल, फिर हमने देखा मैलेट एस्पार्टेट शटल एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। उसके बाद हमने देखा कि ATP का काउंट किया कि टोटल 38 ATP हमें कैसे मिलते हैं। उसके बाद देखा TCA साइकिल एंड यूरिया साइकिल का कनेक्शन। आई होप कि आपका ये लेक्चर रिवाइज हो गया होगा और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लास्ट लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। दैट्स इट फॉर टुडेज lecture. Bye and take care. You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.